नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, आपके लिए जो मैंने टॉप जीके जीएस के इंपॉर्टेंट 50 जो क्वेश्चन मैं एक लेक्चर में लेके आता हूँ जो, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज जो है थर्ड इसका वीडियो है रहने वाला है। इससे पहले 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के दे रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं, आने वाले उत्तराखंड के जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होने वाला है, एसआई का एग्जाम होने वाला है, या पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे जीएस पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है उनके लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पहला है, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दलीप सिंह ने प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे पूछा गया क्या, असत्य पूछा गया है, ठीक है। तो जो असत्य है, बाकी देखिए फर्स्ट आपका सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड जो सी है, सी आपका क्या है, गलत है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इनको पेंशन दी गई थी यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर लिया था। अब खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1885, देखिए 1885 में तो नेशनल कांग्रेस बनी थी यहाँ पे। 1889, 1900 या फिर 1917 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1889 में, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ था, महिलाओं ने भी यहाँ पे क्या हुआ था, कार्यकारी में भागना यहाँ पे शुरू कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालक्रमिक क्रम को इंगित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना यहाँ पे पहले हुई थी करके। देखिए, सबसे पहले मॉडल मिंटो सुधार, ठीक है, फिर आता है गांधी इरविन पैक्ट, अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी। देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, जलियांवाला त्रासदी कब हुई थी, ये हुई थी 1919 में हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो सबसे पहले देखिए मॉडल मिंटो, ठीक है, 1909 के आसपास मॉडल मिंटो सुधार आया था यहाँ पे। आपका उसके बाद क्या रहेगा, जलियांवाला हत्याकांड रहेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में मॉडल मिंटो सुधार, जलियांवाला हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव आया था आपका बाद में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, जेपी कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार करना मार्क इसको। तो यहाँ पे देखिए, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव की जो अनुशंसा की थी वो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आपने देखा है जिसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस सीरीज को अगर फॉलो करते हैं तो 20 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। पांचवा है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा की गई थी, चंद्रशेखर आजाद, रविन्द्रनाथ सन्याल, मास्टर सूर्यसेन, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप लोग अपना टिक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे लाठी और अखाड़ा क्लब की क्या की थी, स्थापना की थी। छठा क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गादी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है, मातंगिनी हाजरा को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। सातवां है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बी आर अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले या इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है उत्तराखंड के एग्जाम में, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने क्या की थी, यहाँ पे दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना यहाँ पे की थी, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सैयद वंश की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला कौन थे, खिलजी खां थे, तो ये आपके फर्स्ट हो जाएंगे। उसके बाद मुबारक शाह थे, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर मोहम्मद शाह थे, ये तीसरा हो जाएगा, और लास्ट में थे अलाउद्दीन आलम शाह, ये आपके चौथे हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या बना हमारा, 1 3 2 4। तो ऑप्शन में देखेंगे 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे सही है, देखिए ओनली वन यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के संबंध में सारी शब्द का अर्थ क्या है। धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो मुक्त थी,
किसानों पर लगाए गए कर का प्रकार। एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ये रहेगा एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को स्थायी आवास प्रदान करना, इसका मेन मोटिव था। ठीक है, शब्द का अर्थ था यहाँ पे। 11वां अगला क्वेश्चन है 11वां। इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबॉस की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दस्ताने के रूप में आरंभ की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि सिजदा प्रथा और पैबॉस प्रथा किसने शुरू की थी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है बलबन ने चांदी का टका तथा तांबे का जितन मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। देखिए दोनों गलत है। ठीक है, आपने देखा होगा जो पैबॉस और सिजदा प्रथा है, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में किसने शुरू की थी। और साथ में यहाँ पे देखिए टका चांदी का और जिता भी यहाँ पे बलबन ने शुरू नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा, बट क्वेश्चन को उल्टा दिया, आप लोग बताना किसने शुरू किया था। ठीक है, दोनों आंसर क्या है यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी न तो 1 न हो बी। 12वां है निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है? मुक्ति। ठीक है, तो देखिए मुक्ति, विषय, विधि एंड ग्राम, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, 13वां है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? होशलेश्वर मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, श्रीराम मंदिर अयोध्या। उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो होशलेश्वर मंदिर है ये क्या है आपका, ये वेसर शैली से बना है। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। ठीक है, उसका उदाहरण है ये। 14वां क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाटककार, दार्शनिक थे, जैन संत थे या फिर मंदिर वास्तुकार थे? तो इनका संबंध किससे था? नाटककार से इनका संबंध था यहाँ पे। 15वां क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको मिल जाता है, स्टेट के एग्जाम हो, सेंटर के एग्जाम हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको सीधे याद रखना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये 4 चीज़ याद रखना। इसको आप इसका ऑर्डर भी याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक राज्य की बात यहाँ पे भारत है। ठीक है, संविधान में ऐसा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, देखिए 24 अप्रैल को हम क्या करते हैं? पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। 73rd और 74th जो अमेंडमेंट हुए थे उसके अकॉर्डिंग ये हमको क्वेश्चन में यहाँ पे जोड़े गए थे 1992 में। ठीक है, इसको याद रखना। इसके साथ ही जो हमारे शेड्यूल हैं, जो अनुसूचियाँ हैं, उसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची में इनको यहाँ पे जोड़ा गया था, पंचायती और म्यूनसिपालिटी दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में गठित होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या हमारा गलत है, क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रवचित निर्वाचित सदस्य में गठित होता है, ऐसा गलत है। साथ में जो न्यूनतम, देखिए वोट देने की एज क्या है 18 है, बट यहाँ पे बोला गया कि चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि जो पंचायती राज चुनाव जो होते हैं स्टेट के अंदर पंचायत, उसको कौन कहता है? राज्य चुनाव आयोग यहाँ पे करवाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है। देखिए जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पे लग रहा है कि एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, क्योंकि पंचायती राज से क्वेश्चन आते हैं। एक जो मैंने आपको बताया 24 अप्रैल वाला, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, पंचायती राज डे, और ये 21 वर्ष 18 वर्ष भी पूछता है। और यहाँ पे जो अमेंडमेंट है और अनुसूचियाँ कौन सी ऐड हुई थी ये भी पूछता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में करवा दिया आपको। ठीक है, चलिए 17वां है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? देखिए टोटल हमारी 12 अनुसूची हैं अभी के टाइम पे। स्टार्टिंग में हमारी 8 अनुसूचियां थी, 9, 10, 9 हमारा लैंड रिफॉर्म, 10 हमारा दल विरोध कानून था जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, 11 मैंने बता दिया आपको पंचायत, और 12वां म्यूनसिपालिटी। ये 4 हमारे बाद में ऐड हुए थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियाँ जो हैं, तो इसलिए याद रखना आप कभी भी, जो हमारा यहाँ पे अनुसूची 7 है, इसमें 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक समवर्ती सूची है, एक राज्य सूची है, एक संघ सूची है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जाता है? शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको लागू करने के लिए हमारी 5 रिट होती है यहाँ पे। आर्टिकल 32 के अंदर अगर आपने पढ़ी होंगी, आर्टिकल 32 आप पढ़ते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। किसका? संविधान की आत्मा भी इसको कहा जाता है। ठीक है,
हार्ड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि लागू करने के लिए किसी न्यायालय, अब न्यायालय में दोनों चीज हो सकती है, हाई कोर्ट भी हो सकता है आपका, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग 226 आर्टिकल याद रखना, और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 याद रखना, जो रिट जारी करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा किसे लागू किया जाता है, समादेश, अध्यादेश, अधिसूचना या फिर डिकी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका समादेश, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 19वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। अब याद कर रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर देखिए हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है 51A के अंदर आर्टिकल जो 51A है, जो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से यहाँ पे रिकमेंड के द्वारा यहाँ पे ऐड की गई थी। ओरिजिनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम यहाँ पे मौलिक फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, देखिए फंडामेंटल राइट अलग है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी ये 51A में है आर्टिकल, और जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। तो ये जो ऐड हुए थे, तो यहाँ पे बोला गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। टोटल हमारे अभी कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसके अंतर्गत हमारी क्या आती है, एक पर्यावरण की रक्षा की बात भी यहाँ पे आती है। तो ये हमारा किस में है, मौलिक अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य में है। तो किस में है, मैंने बता ही दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। क्लियर है। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभारी है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो या सुप्रीम कोर्ट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये हो जाएगा आपका भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। जो आपने देखा होगा 3:2 के अनुपात में जो हमारा झंडा वगैरह होता है, ठीक है। तो इसी के लिए ये कौन करता है, जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ये यहाँ पर डिसाइड करता है चीज़ों को। 21वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं बोला गया है, ठीक है। देखिए अनुसंधान संस्थान दिए हुए हैं और शहर, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। हिमालय वन्य अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं, ये गलत है आपका, यहाँ पे नहीं है ये। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, ये आपका सही है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो कि सुमिलित यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे हिमालयन वन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22वां, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसे सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना, ठीक है। तो इसका क्रम रहेगा, वो रहेगा आपका रानीगंज में पहले। देखिए रानीगंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोकारो रानीगंज जी, यहाँ पे कोयला के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सही है। उसके बाद जो स्थापना हुई थी यहाँ पे, ये हुई थी आपकी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की हुई थी, NDDC की, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। इसके बाद आपका कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपका थर्ड हो जाएगा। और लास्ट में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी, ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो 1432 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जत्था के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। अब इसको देख के एक चीज़ याद रखना, अगर आपको इसमें से एक भी चीज़ पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए चूना पत्थर कहाँ पे होता है और जिप्सम कहाँ पे होता है, नमक और जत्था भूल जाइए। देखिए सबसे है, अगर चूना पत्थर और जिप्सम की बात करते हैं तो राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा। तो डायरेक्टली आपका क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेंगे, तो ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 की, जो भारत की जनगणना थी 2011 की के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेट आपको ये पता भी होगा। 31.2% क्या है यहाँ पे हमारी नगरीय जनसंख्या है, बाकी हमारी ग्रामीण जनसंख्या है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली इसको टिक करेंगे हम, रिचर्ड फेनमैन को यहाँ पे कहा जाता है। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के अंदर का साइंस एंड टेक जो हमारा जनरल साइंस है उसमें अंदर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। तो रेखीय गति का संरक्षण, इसके ऊपर क्या करता है, रॉकेट यहाँ पे काम करता है। अब 27वां क्वेश्चन है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। जो इको साउंडिंग है इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए यहाँ पे किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति के लिए, ध्वनि के कंपन उत्पन्न करने के लिए, भूकंप की नहीं। देखिए जो समुद्र की गहराई है उसको नापने के लिए यहाँ पे इको साउंडिंग का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट रहेगा। सोलर सेल निम्न के किससे बने होते हैं, ठीक है। जो सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल जो होते हैं, ठीक है, ये बने होते हैं आपके, ये बने होते हैं अर्धचालक, ठीक है।
ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा इसको कहते हैं। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? ठीक है, ये क्या आता है? रेहोडियम का। ठीक है। सूक्ष्म पोषण जो शर्करा के परिवहन, सी प्लस के उपयोग और कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण है, तो वो क्या होता है? ये होता है आपका फॉस्फोरस। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है। 32वां है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? ठीक है, ये पाए जाते हैं अंडे में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को बनते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है यहाँ पे एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, सही है। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा, ये भी सही है। ट्रोफोलॉजी, पोषण का अध्ययन, ये भी सही है। बट पेडोलॉजी किसका होता है? पौधे का नहीं होता है, ये किसका होता है? मिट्टी से, सॉइल का होता है पेडोलॉजी। ठीक है, याद रखना इसको। तो ऑप्शन क्या बोला, कौन सा गलत है बोला गया था? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 34वां है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेमिनेरिया के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? Mg, Cu, पिट, Pt या फिर Hg? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा Mg। ठीक है, मैग्नीशियम। 36वां क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हरगोविंद खुराना जी हैं, इनको कह सकते हैं कि जीन के संरक्षण के लिए, जो जीन होता है, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए यहाँ पे उसका आविष्कार इनके द्वारा किया गया था, इसलिए इनको सम्मानित किया गया था। 37वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ठीक है, तो ये पकड़ेगा नेपथेंस, नेपेंथेस। ठीक है, इसको याद रखना। 38वां है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियाक रोग हो जाता है? ठीक है, सीलियाक रोग की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये होता है आपका विटामिन B12 की कमी से। 39वां है, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये कहलाता है कोशिका द्रव्य, इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जीन बैंक, इनविट्रो जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक या फिर क्रायो बैंक? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है इन विट्रो जीन बैंक। 41वां क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2002 में यहाँ पे फर्स्ट टाइम पर्यावरण निष्पादन सूचांक को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। 42वां है, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? सोलो मॉडल, वकील और ब्रह्मानंद मॉडल, लुइस मॉडल या फिर हैरिस टोड्रो मॉडल? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, तो ये होगा आपका हैरिस टोड्रो मॉडल। याद रखना, बढ़ती शहरी रोजगार की परिप्रेक्ष्य ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित था ये। ठीक है। 43वां है, सूचियों का मिलान करना है। फर्स्ट में चित्रकारी दी हुई है और यहाँ पे राज्य दिया हुआ है। ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे मधुबनी। मधुबन पेंटिंग आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकारी। ठीक है, ये बिहार की है। कहाँ की है आपकी? बिहार की है। ये आपका 4th हो जाएगा। लेपाक्षी की बात करता हूँ तो लेपाक्षी आपका आंध्र प्रदेश की है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। पट्टचित्र जो है ये आपका उड़ीसा का है, और वारील क्या है आपका? ये आपका महाराष्ट्र का है। तो 1 और 2, तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन रहेगा, फिलिप्स वर्क निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ कि ये इकोनॉमी का है, ये पॉलिटी का है, तो इससे क्या होता है, आप चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। पर जब आप रिवीजन करने जाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप सीधे इकोनॉमी के अंदर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह की बात कर रहा है। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका संबंध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉरेंजो वॉक एंड फिलिप्स कर्व, दो चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी है, इससे रिलेटेड है आपकी क्या है यहाँ पे? फिलिप्स कर्व यहाँ पे इसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला है 45वां क्वेश्चन। फिर से यहाँ पे मिलान करना है सूचियों का। ठीक है, रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 1 लाइनर छोड़ के यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और मैचिंग फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड के एग्जाम की मैं जहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और राज्य में अवस्थिति है उनकी। ठीक है, देखिए, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कहलगांव। ठीक है, ये कहाँ है आपका? ये आपका बिहार में है।
ये आपका सेकंड हो जाएगा। खरगोन, खरगोन आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरबा, मैंने भी बताया था कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कोयला वगैरह के लिए, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और कुडगी कहाँ है आपका, ये आपका कर्नाटका में, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 2143, तो 2143 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, कोस्टा की जो आपने KGF मूवी देखी होगी, कोलार माइंस वाली, तो कोलार जो सोने की खान वो कहाँ है, वो भी आपकी कर्नाटका में है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, 46वां है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको पढ़ा भी होगा, इनकी बुक है, ये सही है आपका। JM कीन्स जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी आपका सही है। गुन्नार मिंडल एशियन ड्रामा, ठीक है, ये भी आपका सही है। पर कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत बड़े कार्ल मार्क्स क्या है, बड़े बड़े दार्शनिक है एक, ठीक है, वेस्टर्न थिंकर थे ये। 47वां है AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था। आसपा जो एक्ट है, ठीक है, ये आपको पता होगा अब इसके बारे में, ठीक है। आम जो क्या होता है कि ये खासकर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, माओवादी गतिविधियाँ होती है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर का जाएंगे तो आसाम के अंदर भी आपसा लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरी पावर क्या होती है, आर्मी के ऊपर होती है इस टाइप में आपसे, ठीक है। और साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर भी 1-2 बार लगा था। तो यहाँ पे पूछा गया कि पहली बार कहाँ पे लगाया गया है, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो पहली बार जो पूर्वोत्तर के हमारे 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनको लगाया गया था पूर्वोत्तर के राज्यों में। 48वां है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। ठीक है, ये 1963 में इसको घोषित किया गया था। 49वां है भारतीय मुद्रा व्यापार बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। सहकारी बैंक, वाणिज्य पत्र, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या फिर ट्रेजरी बिल। तो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत इसमें से कौन सी चीज़ नहीं आती है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है उसको हम इंक्लूड यहाँ पे नहीं करते हैं। और 50वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पोचापल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। नृत्य के लिए, शराब के लिए, बुनाई के लिए या फिर इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो पोचापल्ली जो है आपका, ये आपका बुनाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इसी के साथ SI की प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ, जहाँ पे 4 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, आप उनको देखिए और अपना स्कोर वहाँ से बूस्ट कीजिए। साथ में परीक्षा वाली मैंने कंप्लीट करवाई हुई है जो MCQ फॉर्म में, उसको भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के जो न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी आपने देखा है एक चीज़ कि जो उत्तराखंड के कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पूछी आ रही हैं, वो भी मैंने इंपॉर्टेंट करवाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। साथ में विंसियर एयर बुक जो 2024 की थी, वही मैंने कंप्लीट करंट अफेयर वहाँ भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।